सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया इन अनूप बर्नवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, तो जो भी इलेक्शन कमिश्नर्स यहाँ पे आपके चुने जाएंगे, उनको यहाँ पर चुनने के लिए एक कमेटी होगी, जिस कमेटी के अंदर टोटल 3 मेंबर्स होंगे। कौन? एक हमारे प्रधानमंत्री जी, उसके साथ ही साथ जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा के अंदर, या फिर जो लार्जेस्ट पार्टी के लीडर होंगे, लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के, एंड साथ साथ तीसरे होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यानी कि ना 3 मेंबर्स बात करेंगे पीएम ऑपोजिशन से, एंड तीसरी चीज होंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर इसके कुछ टाइम बाद हमारी सरकार के द्वारा एक कानून लेकर आया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, जहां पर बात करी जाती है कि जो थर्ड पर्सन है ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, बल्कि एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे जिनको प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करेंगे। अब ऐसा करने से दिक्कत क्या होगी है कि प्राइम मिनिस्टर तो है ही है, एंड उसके अलावा एक कैबिनेट मिनिस्टर है, तो यहाँ पर हमेशा ही एग्जेक्टिव की चलने वाली है। तो ये अपने आप में थोड़ी सी कंसर्निंग चीज है, और यही कंसर्निंग चीज लगी एडीआर को। एडीआर क्या है? एक एनजीओ, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। आई एम श्योर आपने इस एनजीओ का नाम पक्का ही सुना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करने के अंदर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कई बार कितने क्रिमिनल्स हैं जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर हैं, उसके रिगार्डिंग डेटा भी ये यहाँ पे निकालते रहते हैं। तो इनके द्वारा अब क्या किया गया है, एडीआर के द्वारा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक प्ली डाली गई है, एंड सुप्रीम कोर्ट भी इस प्ली को सुनेगी, ये देखने के लिए कि सीजीआई होने चाहिए सिलेक्शन पैनल के ऊपर इलेक्शन कमीशन के, या नहीं होने चाहिए। तो अपने आप में देखो आज के समय ना 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं, मतलब एक तो सीईसी तो है ही है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, और प्लस जो 2 इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए वो दोनों खाली पड़े हुए हैं। एक का तो टेन्योर खत्म हो गया था, दूसरे जो अभी थोड़े दिन पिछले ही उन्होंने रिजाइन कर दिया था। अब ये जो 2 इनको भरा जाना है, ये कहीं सरकार अपने मनमर्जी से तो नहीं भर देगी। इस वजह से कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कह लो, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि इसके अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये चीज बोली है एडीआर ने, एंड इस वजह से वो चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर सुनेगा, एंड देखते हैं क्या फैसला आता है। क्या इलेक्शन कमीशन का जो सिलेक्शन पैनल है उस पर सीधे आएंगे या नहीं आएंगे, इसका फैसला हमें कुछ आने वाले दिनों के अंदर मिल सकता है। बट डेफिनेटली, चाहे आप वो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मुद्दा हो, ठीक है ना, या फिर आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग ये मुद्दा हो, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, ताकि देखा जा पाए कि किस तरह से हमारे इलेक्शन शेप अप होते हैं। दोस्तों, डेट है आज की 14 मार्च 2024, एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, जो लोग मैथमेटिक्स या मैथ्स एंथुसियास्ट हैं वो जानते होंगे कि आज का ये दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्चुअल में क्या है ना, आज के दिन को आप नोटिस करोगे, आज के दिन की क्या डेट क्या है, 314, मतलब मार्च का महीना और 14 तारीख। ये दरअसल में पाई के साथ लिंक करती है, एंड इस वजह से 3.14 जो पाई की नियरेस्ट वैल्यू होती है, इस वजह से इसको पाई डे के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, जो मैथ्स एंथुसियास्ट हैं वो इस बारे में पक्का पहले से ही जानते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज भारत शक्ति ट्राई सर्विस एक्सरसाइज। अभी क्या हुआ है, पोखरन राजस्थान के अंदर ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज भारत शक्ति के नाम से इसको यहाँ पे हेल्ड किया गया। यहाँ पर क्या है, आपके चाहे आर्मी के जो स्पेशल फोर्सेस हैं, उसके अलावा इंडियन नेवी के जो मार्कोस मार्कोस क्या है, आपके जो मेरीन कमांडोस, एंड साथ ही साथ आपके जो गरुड़ कमांडोज जो आपको देखने को मिलते हैं इंडियन एयरफोर्स के, ये इंडियन एयरफोर्स की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसको 2004 के अंदर बनाया गया था। तो इस तरह से आप नोटिस करेंगे आर्मी, इंडियन नेवी, एंड आपके जो इंडियन एयरफोर्स हैं, ये सभी मिलकर यहाँ पे ट्राई सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज इनके द्वारा हेल्ड करी गई। अब इसका पर्पस क्या रहा? इसका पर्पस ये रहा कि हमारी जो सेल्फ डिफेंस पावर है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले कर पाए। देखो, इंडिया की ना प्रोएस प्रोएस मतलब होता है हमारी जो स्किल्स होते हैं, निपुणता होती है, वो अपने आप में बहुत अच्छी है। तो उनको यहाँ पे हम डिस्प्ले कर पाए, हमारे जो आत्मनिर्भर जो वेपन सिस्टम्स हमने इंडिजिनियसली बनाए हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर पाए। तो चाहे आपकी आर्मी हो, इंडियन नेवी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, सबने अपने अपने वेपन्स जैसे दिखाए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एलसीए तेजस के बारे में आप जानते होंगे, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स के बारे में आप जानते होंगे। इसी तरह से इंडियन नेवी के द्वारा आपके एंटी शिप मिसाइल्स हो गया, एरियल व्हीकल्स हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे ऑटोनमस कार्गो कैरिंग एरियल व्हीकल्स। इंडियन आर्मी के द्वारा टैंक्स हो गया, धनुष हो गया, सारंग गन सिस्टम हो गया, आकाश वेपन सिस्टम, ये सारे के सारे यहाँ पे इनके द्वारा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं वो यहाँ पे हमने डिस्प्ले करी है। ठीक है, तो इन सभी सेक्टर्स के अंदर आप नोटिस कर पाओगे, साथ साथ बहुत सारे वेपन्स के अंदर हमने
या प्लेटफॉर्म्स के अंदर हमने एआई का यूज़ किया है, वेपन्स को हमने यहाँ पे डिस्प्ले किया, किस तरह से हमने उनकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया है, साइबर डोमेन हो गया और अलग-अलग एस्पेक्ट्स के अंदर हमने किस-किस तरह से बेहतरी पाई है, ये सारी चीज़ें हमें डिस्प्ले होती हुई देखने को मिल जाएँगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये पहली अपने आप की इस तरह की एक्सरसाइज़ है, ठीक है ना? तो हमारा यहाँ पे फ़ोकस ये नहीं है कि हम किसी एनिमी के ऊपर यहाँ पे अटैक करने की बात कर रहे हैं, नहीं। हम बस अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, राइट? ऐसा नहीं है कि हम नॉर्दर्न बॉर्डर या वेस्टर्न बॉर्डर या किसी एडवर्सरी की तरफ ये चीज़ एक्सरसाइज़ उस पर्पज़ से करी जा रही है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम अपनी यहाँ पे आत्मनिर्भरता इन डिफेंस को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। थोड़ा-सा मैं आपको पोखरण के बारे में बता देता हूँ। देखो, आपने अपनी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के अंदर पोखरण के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इंडिया के जो न्यूक्लियर टेस्ट है, यहाँ पे उनको किया गया था उनका। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे, ये एक रिमोट रीजन आपको थार डेज़र्ट ऑफ राजस्थान का जो जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड इस तरह से इंडिया की जो त्रिवेणी है, ठीक है, आर्मी, एयरफोर्स एंड आपके जो नेवी है, आपको उनका आत्मनिर्भरता या सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका इंक्रीज़ होता हुआ इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। हमारा जो विश्वास दिवस का स्पेशल ऑफर है, वो 15 मार्च तक एक्सटेंड हो चुका है, जिसके माध्यम से आप हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, उनके अंदर आप बहुत अच्छे डिस्काउंट्स यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। चाहे बात कीजिए संकल्प 4.0 की, टाइटन 2.0, प्रहार 2.0 एंड इवन जो 3 ईयर का कोर्स हमारा प्रारंभ 2026 के लिए, उसके अंदर भी आपको बहुत अच्छे डिस्काउंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आपके जो जितने भी कोर्सेज हैं, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर आपको प्राप्त कर सकते हो आप। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ के जितने भी सारे कोर्सेज़ के लिंक्स हैं, मैंने वो सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके इन कोर्सेज़ के अंदर एनरोल कर सकते हैं एंड अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो ऑफ़र है, ये 15 मार्च तक एप्लीकेबल है, तो जाइए एंड इसके अंदर एनरोल कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज़ गांधी जी के आश्रम्स। देखो, प्रधानमंत्री जी के द्वारा ना कोचाराब आश्रम जो है, ठीक है, इसको जो रिफर्बिश किया गया था, उसको इनॉग्रेट किया गया है। मैं आपको थोड़ा पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, गांधी जी की अगर हम बात करें, तो आप जानते हो साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। फिर बाद में वो इंडिया आते हैं। इंडिया में भी उनकी कुछ सेटलमेंट्स थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको साउथ अफ्रीका के अंदर बात करूँ, तो फिनिक्स सेटलमेंट आप जानते होंगे। इसके अलावा टॉलस्टॉय फॉर्म तो ये बहुत ही पॉपुलर है। ये दोनों आपको साउथ अफ्रीका के अंदर देखने को मिल जाएंगी। फिर जब वो 1915 में इंडिया आते हैं ना, तो इंडिया में सबसे पहले वो कहाँ होते हैं? कोचरब आश्रम, जो कि कहाँ पे है? अहमदाबाद के अंदर। फिर बाद में साबरमती आश्रम, ये तो आपने पक्का ही नाम सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर है। एंड साथ साथ सेवाग्राम आश्रम। ये कुछ इंपॉर्टेंट उनके सेटलमेंट्स रही हैं महात्मा गांधी जी की। पर ओवर द टाइम आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि इनके अंदर ये जो सारे आश्रम्स हैं, समय-समय के ऊपर अब इतना टाइम हो गया है, 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है, तो हम इनके रिगार्डिंग ना इनको वापस से रीबिल्ड कर रहे हैं, रिस्टोर कर रहे हैं, कंज़र्व करने की इनको यहाँ पे कोशिश करी जा रही है। तो ये जो मास्टर प्लान है, अगर आप नोटिस कर पाओगे, तो अब नया मास्टर प्लान आपका साबरमती के रिगार्डिंग है। पहले हमने कोचरब आश्रम के लिए सेम चीज़ यहाँ पे हमने कर रखी है। तो टोटल साबरमती रिवर के आस-पास 120 एकड़ ऑफ लैंड है, वहाँ पर इसको यहाँ पे इस तरह से रिस्टोर, कंज़र्व एंड रीबिल्ड किया जा रहा है। 36 स्ट्रक्चर को रिपेयर किया जाएगा एंड 20 को यहाँ पे प्रिजर्व किया जाएगा। टोटल 1200 करोड़ का यहाँ पे बजट हमें देखने को मिल जाएगा। अब देखो, आज जैसे 14 मार्च है, तो 12 मार्च ना अपने आप में गांधी जी के लाइफ के साथ बहुत इंपॉर्टेंट लिंकेज रखता है। वो कैसे? क्योंकि दांडी मार्च जो स्टार्ट हुआ था 1930 के अंदर, उसकी स्टार्ट डेट क्या थी? 12 मार्च 1930 ही थी। आप जानते हो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, यानी कि 24 दिन तक ये लगभग आपका दांडी मार्च रन होता है, जो कि एक मेजर नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था, ठीक है? इसको साल्ट मार्च या साल्ट सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? ये फर्स्ट एक्ट था सिविल डिसोबीडियंस का, जहाँ पे बहुत ही हाई लेवल के ऊपर इस तरह से करी गई एंड 1931 तक भी एक्सटेंड होता हुआ देखने को मिला। गांधी जी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली इसके अंदर एंड आप इनके नाम तो जानते ही हो। जैसा मैंने आपको बताया कि ये गांधी जी ने जो दांडी मार्च था, ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था एंड अकॉर्डिंगली ये मूव करते रहे एंड फिर जाके क्या होता है, जो 1882 का ब्रिटिश सॉल्ट एक्ट था, उसका अगेंस्ट ये डायरेक्ट एक्शन कैंपेन था एंड अकॉर्डिंगली जो वहाँ के लोकल लोग थे, उनके पास जो एक तरह से पहले एक हक हुआ करता था कि खुद ही अपने जो सी वाटर है उससे सॉल्ट बना पाएँ, उसके ऊपर भी यहाँ पे रोक लगा दी गई थी, उसको भी इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया गया था। तो यहाँ पर 80 वॉलंटियर्स के साथ उन्होंने स्टार्ट किया था, बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों ने उनको साथ में जॉइन किया। फिर अकॉर्डिंगली अगर आप नोटिस करोगे, 6 अप्रैल 1930 को जाके जब उन्होंने यहाँ पे सॉल्ट बनाया, तो सॉल्ट लॉस को यहाँ पे ब्रेक किया गया बाय मिलियंस ऑफ इंडियंस, ऐसा यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी देखो, इसके जस्ट पहले ही दांडी मार्च से जस्ट पहले अगर मैं बात करूँ, 26 जनवरी 1930 को
पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन भी यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा यहाँ पे करी गई। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको जानने चाहिए थे, स्पेशली कोचाराम आश्रम के बारे में, जो कि पहला आश्रम था जो गांधी जी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था जब वो भारत आते हैं फ्रॉम द साउथ अफ्रीका इन 1915, जिसको आज के समय गुजरात विद्यापीठ मेंटेन करती है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 स्कीम। देखो, एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ना नई वेबसाइट इसके लिए करी है, तो अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम न्यूज़ में आ चुकी है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में बता देता हूँ, फिर पढ़ेंगे इस पे अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के बारे में। जब हम बात करते हैं ना एएसआई की, तो आप जानते होंगे 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे, जो कि पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, उन्होंने यहाँ पे इसको फाउंड किया इन 1861। इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसका काम ये है कि हमारे देश के अलग अलग जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्ट करना। बहुत सारे रिसर्च वगैरह भी ये करता रहता है। जैसे अभी हमने देखा ना, कैसे जैसे कल ही देखा था, एक हमने टेम्पल पढ़ा था धार डिस्ट्रिक्ट का, जहाँ पर कोशिश ये करी जा रही थी कि ऐसा ही सर्वे हो, राइट। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे जो हमारे एक्ट्स हैं, एंटिक्विटीज एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972, उसको ये रेगुलेट करता है। बाकी आपके एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958, तो इंडिया की अलग अलग जो आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं उनको यहाँ पे रेगुलेट करता है इस पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत। तो एएसआई तो समझ आ गया। अगर हम बात करते हैं ना अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 की, यहाँ पर पता क्या हो रहा है, आपका कोई भी प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर कंपनी या फिर ट्रस्ट या एनजीओ या सोसाइटी सिलेक्ट करी जाएगी बाय एएसआई, ठीक है। उसके माध्यम से क्या होगा, ये जिसको भी हमने सिलेक्ट किया, जिसको हम बोलेंगे स्मारक सारथी, वो क्या करेगा, वो इंश्योर करेगा कि उसके जो भी सीएसआर फंड है या फिर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, उसको यूटिलाइज करे किस चीज के लिए, हमारी जो भी हेरिटेज है ना उसको कंजर्व, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर वहां पर कुछ अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे हो सकता है कि मान लो किसी पर्टिकुलर कंपनी ने एक हेरिटेज को अडॉप्ट कर लिया। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लो रिलायंस ले एग्जांपल लेते हैं। मान लो रिलायंस ने ना कुतुब मीनार को अडॉप्ट कर लिया। अब हो सकता है रिलायंस वाले क्या करें, कुतुब मीनार के अंदर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी की अच्छी फैसिलिटी कर दें, क्लीनिंग सर्विसेज हो गया, बेसिकली हाइजीन हो गया, एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी, नॉलेज, इस तरह के अलग अलग एमिनिटीज यहाँ पे वो प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टेक होल्डर्स जो भी होंगे उनको पहले 5 साल के लिए इस तरह से अपॉइंट किया जाएगा, फिर बाद में उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है 5 साल के लिए। तो इस तरह से एक मॉन्यूमेंट को कंजर्व करने के अंदर ये सारा काम इस तरह से होता है। तो एप्लीकेशन अगर आपको भी देनी हो तो कैसे दे सकते हो आप, यहाँ पर ये जो है indianheritage.gov.in, यहाँ पर एक वेब पोर्टल बनाया गया है, उसके माध्यम से कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर्स क्या होंगे, इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। प्रॉपर इन्फॉर्मेशन उनको यहाँ पे बताई जाएगी, क्या क्या गैप है, कैसे उनको फिल कर सकते हैं, कितना बजट उसके लिए लगेगा। तो इस तरह से आपकी अलग अलग यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे डिफरेंट मॉन्यूमेंट, जैसे कुतुब मीनार, पुराना किला, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे। हालांकि देखो, काफ़ी सारी इसमें से अच्छी मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको काफ़ी अच्छे से कंज़र्व किया गया है। पर मैं कुछ ही दिन पहले ना अभी अग्रसेन की बॉली देखने गया था, बट काफ़ी सरप्राइज़ था कि इस पर्टिकुलर एरिया को बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं किया गया। काफ़ी खराब सिचुएशन में था जब मैं इसको विज़िट करने गया था। हालाँकि बाकी और एरियाज़ में जब मैं गया था तो काफ़ी अच्छे से मेंटेन हमारी सरकार कर भी रही है। बट कुछ एरियाज़ हैं जिनको और अच्छे से मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो जो स्कीम की मैं बात कर रहा था अडॉप्ट अ हेरिटेज, मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। इसको 2017 के अंदर लॉन्च किया गया था एंड बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे मिलके साथ में काम कर रही हैं। टूरिज़्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड आपकी स्टेट या यूटी गवर्नमेंट्स। ताकि कोशिश यही है कि आपके लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करी जा पाएँ एंड कहीं न कहीं उस पर्टिकुलर हेरिटेज को हम कंज़र्व भी कर पाएँ, ठीक है? तो डायरेक्टर जनरल है जो एएसआई के, उनको यहाँ पे इसके अंदर वॉलंटरी कंट्रीब्यूशंस भी यहाँ पे मिलते हैं। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए। आगे बढ़ें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ड्रग रेगुलेटर वार्न्स अबाउट मेरोपेनम एंड डाइसोडियम। क्या बात है ये? देखो, एक्चुअल में पहले ना आप सीडीएससीओ के बारे में समझो। व्हाट इज सीडीएससीओ? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये पर्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत काम करती है। और इसका काम ये होता है कि भैया जो ड्रग्स हैं इंडिया के अंदर अक्रॉस द कंट्री, उनकी क्वालिटी को इंश्योर करना, नई ड्रग्स को अप्रूवल देना एंड कहीं न कहीं क्लिनिकल ट्रायल्स को रेगुलेट करना। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कोई भी अपनी ड्रग निकाल के बस बिल्कुल चलाता रहे, नहीं। उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी सीडीएससीओ ने ना एक ऑर्डर बताया है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि भैया ये जो कुछ अनअप्रूव्ड ड्रग्स है ना, उसकी मैन्युफैक्चरिंग और उसकी सेल नहीं होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 ड्रग्स की बात करी है, मेरोपेनम जो कि एक एंटी बैक्टीरियल एजेंट है एंड साथ-साथ डाइसोडियम ईडीटीए जिसको यूज़ किया जाता है कैल्शियम ओवरलोड को ट्रीट करने के लिए।
यहाँ पर सीडीएसयू ने ये बोला है कि ये नई ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं, ठीक है ना? एंड यहाँ पर इसके रिगार्डिंग प्रॉपर जो प्रोसेस है, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग या सेलिंग के अंदर इन्वॉल्व मत होइए, ठीक है ना? तो बहुत सारे पिछले कुछ दिनों के अंदर देखा गया है कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ऐसी चीज़ों की प्रोडक्शन करते हैं, ऐसी चीज़ों की मार्केटिंग करते हैं, जिनको अभी तक अप्रूव भी नहीं मिला है सीडीएसयू का। तो ये करना अपने आप में गलत है, राइट? तो इस ये इन्होंने पूरी जानकारी दी है अनअप्रूव्ड ड्रग्स के ऊपर डिफरेंट आपके सीडीएसयू के ऑफिसेज़ को, दैट कोई भी ड्रग मैन्युफैक्चर नहीं होगी जब तक लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने उसको अप्रूव कर नहीं दिया। मतलब जब तक सीडीएसयू उसको अप्रूव नहीं कर देता, तब तक कोई भी नई ड्रग यहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं होगी सेल के लिए, ठीक है? कोई एक पर्सन है जो कि यहाँ पे इस तरह से मैन्युफैक्चर करना चाहता है नई ड्रग को, तो उसको यहाँ पे प्रॉपर लाइसेंसिंग वगैरह लेनी पड़ेगी। यहाँ पर देखो एक बात हुई है किस चीज़ की, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट, एपीआई की। मैं थोड़ा आपको एपीआई बता देता हूँ। देखो जब भी हम बात करते हैं ना एक मेडिसिन की, तो मेडिसिन के ना 2 कंपोनेंट होते हैं कोई भी ड्रग फॉर्मुलेशन के। एक होता है एपीआई, एपीआई क्या होता है? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट। यही जो एपीआई होता है ना, यही सेंट्रल इंग्रीडिएंट होता है। मतलब यही पर्टिकुलर इंग्रीडिएंट है जो रिस्पॉन्सिबल है मेडिसिन का इम्पैक्ट आपकी बॉडी के ऊपर करने के लिए। कहने का मतलब क्या कि ये जो दवाई है ना, तो दवाई का मेन हिस्सा जिससे आप ठीक होगे, उसी को बोलते हैं हम एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट। इसके साथ साथ दूसरा एक पार्ट होता है आपके ड्रग का, दैट इज एक्सीपिएंट। ये क्या काम काम करता है? ये इनएक्टिव इंग्रीडिएंट होता है। इसका काम बस इतना होता है कि इट सर्व्स एज अ मीडियम, कि आपके एक्टिव इंग्रीडिएंट को आपकी बॉडी तक पहुंचाना, मतलब उसको कन्वे करना, वही एक्सीपिएंट का काम होता है। तो यानी कि क्योर जो आपकी बॉडी हो रही है ना, वो आपकी एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रीडिएंट के माध्यम से ही हो रही है। अब इंडिया के लिए इश्यू पता क्या है? इंडिया एपीआईज़ के लिए ना चाइना और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही निर्भर है। हम हालाँकि कोशिश कर रहे हैं धीरे-धीरे, स्पेशली कोविड के बाद से हमने कोशिश करी है कि एपीआईज़ के अंदर हम थोड़ा आत्मनिर्भर बने, पर अभी भी हमारी डिपेंडेंसी काफ़ी है चाइना और बाकी कंट्रीज़ के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए थे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर। अभी हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी हैं, उनके द्वारा यहाँ पे इंडियाज़ फर्स्ट फ्यूचर लैब सेंटर इनॉग्रेट किया गया, कहाँ? सीडैक त्रिवेंद्रम के अंदर। थोड़ा-सा मैं पहले आपको ना सीडैक के बारे में समझाता हूँ। व्हाट इज़ सीडैक? सीडैक इज़ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। देखो एक चीज़ एक्चुअली आप नोटिस करो, हुआ क्या था कि हमें ना देखो दुनिया हमें ना सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत थी। अब सुपर कंप्यूटर देखो किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए, कुछ रिसर्च के लिए और बाकी पर्पसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कोशिश करी कि यूएसए से हम सुपर कंप्यूटर मँगवा लेते हैं। पर सुपर यूएसए ने ना मना कर दिया था हमें कि भाई हम आपको सुपर कंप्यूटर नहीं देंगे। फिर क्या हुआ? फिर हमने ना एक एंटिटी बनाई, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम क्या है? सीडैक। सीडैक को बनाया किस लिए गया था? ताकि भैया हम ना सुपर कंप्यूटर हम खुद बनाएँ। अगर यूएसए हमें नहीं दे रहा सुपर कंप्यूटर, कोई दिक्कत नहीं। सीडैक हमने अब ऑर्गेनाइजेशन बना ली है। ये क्या काम करेगी? ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करेगी एंड इस तरह से ये सुपर कंप्यूटर बनाएगी। स्टार्टिंग तो देखो वहाँ से हुई थी, पर आज के समय ये अलग-अलग सेक्टर्स के अंदर काम करने लग गया है। आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, अलग-अलग एरियाज़ के अंदर इस तरह से ये काम करता है। ध्यान रखिएगा इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1988 के अंदर एंड यहाँ पे इसकी पेरेंट मिनिस्ट्री क्या है? MITI, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से बहुत सारे इसने अलग-अलग सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं, जैसे परम आप जानते होंगे, इसके हेडक्वार्टर्स आपको पुणे के अंदर देखने को मिल जाएँगे, ठीक है ना? तो सीडैक ने इंडिया का पहला इंडिजिनसली बिल्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया 1991 के अंदर। तो ये बात तो होगी सीडैक की। अभी क्या मुद्दा आ रहा है? अभी इन्होंने जैसे इनॉग्रेट किया ना, यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे इंडिया का पहला फ्यूचर लैब सेंटर। इस फ्यूचर लैब सेंटर के अंदर क्या होगा? हम मेजरली फोकस करेंगे हमारी जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, उन चीज़ों के ऊपर। क्योंकि आप नोटिस करो, आज के समय के ऊपर आपके अलग-अलग आपके जैसे कनेक्टेड डिवाइसेज़ हो गया, आपके कंप्यूटर्स हो गया, आपके मोबाइल फ़ोन्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, कंप्यूटिंग हो गया, उन सभी के अंदर ये चीज़ अपने आप में चिप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो इस वजह से हमने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को, रिसर्च को, चिप डिज़ाइन को, एक प्रॉपर इकोसिस्टम को और बेहतर करने के लिए हमने ये इंडिया का पहला फ्यूचर लैब सेंटर यहाँ पे कहाँ पे? त्रिवेंद्रम, वहाँ पर हमने इनॉग्रेट किया है। इससे हमारा आर-एन-डी इकोसिस्टम और इम्प्रूव होगा एंड हमारे जो भी अलग-अलग सेक्टर्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑन बोर्ड सेंसर्स हो गया, ऑटोनोमस कनेक्टेड डिवाइस हो गया, उनके अंदर डेवलप करने के अंदर बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। ओवरऑल हमारा इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर हमारा और भी अच्छे से आगे बढ़ पाएगा। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा कि इंडिया के पहला फ्यूचर लैब सेंटर को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है। दोस्तों ये थे कुछ टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करने थे। इन टॉपिक्स के डिस्कशन के ऊपर कुछ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन-सा ट्रू है एंड कौन-सा फॉल्स है।
कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर बता देता हूँ। बेलारूस की बात करें तो ये ईस्टर्न यूरोप के अंदर है एंड एक लैंडलॉक कंट्री है। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। यस, दैट इज इंडीड राइट। अग्नि फाइल मिसाइल्स की बात करें तो इसकी 2000 किलोमीटर की नहीं, इसकी रेंज 5000 किलोमीटर से भी ऊपर की हमें देखने को मिलती है। तो ये सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या है, एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जिसको इंडिजिनसली आपकी डीआरडीओ ने यहाँ पे डेवलप किया है। सबरूम लैंड पोर्ट की बात करें तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं, दिस इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। आज का आपका होमवर्क क्या रहेगा एमसीक्यू के अंदर, एक आपका होमवर्क रहेगा इकोनॉमी का, जहां पर हम डिस्कस करेंगे क्या, इन्फ्लेशन इंडेक्स पॉइंट्स आईआईबी के बारे में, यूपीएससी ने 2022 के अंदर ही पूछा था। एंड दूसरा क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और अपने आप में बहुत इजी क्वेश्चन है, पर एक्चुअली ना यूपीएससी ने ये 3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, मतलब सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर 3 बार यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ट्राई कीजिएगा, बस एक बार इसको डिस्कस कर लेंगे ताकि इसका इस तरह का क्वेश्चन दोबारा यूपीएससी में आए तो हम उसको अच्छे से कर पाए। कल मैंने आपको जो होमवर्क दिया था उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पूछ रहा है पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स फॉल्स अंडर इट्स। देखो, अगर आप जाओगे अपने आर्टिकल 131, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 131 खोलना, उसके अंदर लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर सकता है बिटवीन द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक तरफ है सेंटर और सामने है कुछ स्टेट्स, ठीक है, या फिर एक तरफ सेंटर और एक एक दो कुछ स्टेट्स हैं और सामने कुछ और स्टेट्स हैं, या फिर ऐसा है कि इधर एक स्टेट है या कुछ स्टेट्स हैं और सामने कोई दूसरी स्टेट्स हैं। तो जब भी ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं, एक तरफ कोई और एंटिटी सामने कोई और, इस तरह के जो डिस्प्यूट्स होते हैं बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स या फिर बिटवीन स्टेट्स, जब ये डिस्प्यूट्स आते हैं ना, तो उनको रिजॉल्व कौन करता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट। और ये वाली जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना, ये कैसी पावर है, इस पावर को हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या मतलब एक्सक्लूसिव का, एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ, एक्सक्लूसिविटी होती है ना कोई चीज की, तो एक्चुअल में मेरे कहने का मतलब है जब भी कोई इस तरह का कोई डिस्प्यूट आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इट कैन ओनली बी हर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव ज्यूरिडिक्शन। और कोई भी कोर्ट होगा वो इस तरह के डिस्प्यूट को नहीं सुन सकता। जब मैं बात करता हूं ओरिजिनल की, ओरिजिनल का मतलब पता क्या होता है, ओरिजिनल का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए अप्रोच कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपील पे अपील करते करते सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे हो, नहीं। अगर ऐसा कोई मुद्दा आता है, यू कैन डायरेक्टली अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस इटसेल्फ, नॉट बाय द वे ऑफ अपील। इसी चीज को बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। तो ये जो बात थी ना सेंट्रल स्टेट के बीच के जो डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं, वो किसके अंदर आएंगे, आपके ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के। ना ही रिट ज्यूरिसडिक्शन हो गया, ना ही अपील के माध्यम से, ना ही एडवाइजरी। एडवाइजरी वाला तो वो आ जाता है ना प्रेसिडेंट का, राइट। तो इसलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था विद रिगार्ड्स टू आपका जो 64 योगिनी मंदिर है। देखो, जब हम बात करते हैं ना, यहाँ पे आप पिक्चर के अंदर इधर आओ, ये देखो, ये है आपका 64 योगिनी मंदिर। अब जब मैं बात करता हूँ, ये आप नोटिस कर पाओगे सर, ये एक सर्कुलर टेम्पल है, बिल्कुल ठीक बात है। और सर्कुलर टेम्पल है ये जरूर, पर ऐसा नहीं है कि इंडिया का एकमात्र सर्कुलर टेम्पल है, नहीं, इंडिया में बहुत सारे आपको सर्कुलर टेम्पल्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो टेम्पल है ना, ये आपको मध्य प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में ना आपका मुरैना डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, उसके पीछे जो इंस्पिरेशन आई, वो यहीं से हमें देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात कर रहा है कि ये जो फोर्थ स्टेटमेंट की इसके डिजाइन ने कहीं ना कहीं इंस्पायर किया इंडियन पार्लियामेंट बिल्डिंग को, ये करेक्ट है। ये सेकंड जो बात कर रहा है कि ओनली सर्कुलर टेम्पल, ये अपने आप में बात गलत हो जाएगी। इस 64 योगिनी मंदिर का ना जो दूसरा नाम है, वो आपका महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, राइट। अब महादेव मंदिर यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये वैष्णवाइट कल्ट नहीं, ये शैवाइट कल्ट, उसको यहाँ पे प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये मंदिर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये बात बिल्कुल ठीक है कि सर्कुलर टेम्पल है, जो कि कच्छप भक्ता डायनेस्टी जो है उसके टाइम के ऊपर बनाया गया था। बिल्कुल ऐसे एक किंग थे देवपाल के नाम से, उनके टेन्योर के ऊपर ये बनाया गया था। तो फर्स्ट करेक्ट है आपका एंड फोर्थ करेक्ट है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे जानने चाहिए थे। दोस्तों, ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल PW ऑनलाइन पर जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।